हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में एक लेक्चर पढ़ चुके, आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। उसमें भी हम लोग पिछले लेक्चर में जैसा जाना था कुछ उसी से डिफरेंट जानेंगे, कुछ उसी तरह की चीज़ें जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ABCDE को प्लानर है। को प्लानर मतलब समतली है, एक ही तल में है, और DA प्लस DB प्लस DC प्लस AE प्लस BE प्लस C इज इक्वल टू लेमडा D दिया है और आपसे लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर DA है और DA के बाद A से ये है जो स्टार्ट हो रहा है AE, तो DA प्लस AE इज इक्वल टू D हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है। A ये है, A ये है, दोनों सेम है, यानी कि DA प्लस AE इज इक्वल टू कितना हो जाता है, DE हो जाता है। तो इन दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या लिख देंगे, D। इसी प्रकार DB, अब DB है तो बताइए DB में B से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला BE, तो DB प्लस BE इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, B और B मिक्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, DE। ये हो गया DE। इसी प्रकार ये बचा DC और ये बचा CE, तो DC प्लस CE में CC मिक्स हो गया, मतलब DC प्लस CE कितना हो जाएगा, DE इज इक्वल टू क्वेश्चन में कितना गिवन है, लेमडा D। अब बताइए यहाँ पर DE तीन DE हो गए तो कितना हो गया, 3DE। कुल मिला के कहने का मतलब 3DE इज इक्वल टू, अगर लेमडा D है और आपसे लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है तो साफ साफ दिख रही है लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बस यही आपसे पूछ रहा था, आंसर विल बी 3। ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ABCDEF ये रेगुलर हेक्सागन दिया है। अब यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे हम अभी। इसको रब करते हैं पहला वाला। देखिए जब भी रेगुलर हेक्सागन की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा रेगुलर हेक्सागन किसे कहते हैं। ये हो गया जिसका 6 साइड हो, 6 साइड आपस में बराबर हो, ये आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया। इसमें 6 साइड है, 6 साइड आपस में बराबर है। ABCDEF ये नाम दे दिया इसका। अब इसमें कह रहा है कि AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इज इक्वल टू लेमडा AD, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, फिर से समझिएगा। AB का मतलब ये वाला लाइन हो गया, AC का मतलब ये वाली लाइन हो गई। इसके अलावा AD कहाँ गया, ये हो गया, ये AD हो गया, AE ये हो गया, और AF आपका फिर से ये हो जाएगा। इसमें AB भी दिया था यानी कि ये लाइन भी है, और AF है लास्ट में यानी कि ये लाइन है। यानी A से होकर जाने वाली सभी का सम की बात कर रहा है कि वो लेमडा AD के बराबर है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 कितना होगा। चलिए इसकी जिक्र करते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अगर हम लोग AD के टर्म में चेंज करना चाहते हैं तो बताइए AB और ED की डायरेक्शन सेम होगी, और अभी अभी बताया था रेगुलर हेक्सागन है इसलिए सभी की वैल्यू सेम होगी, यानी कि AB BC CD ये सारे इक्वल होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। तो AB की और ED की अगर डायरेक्शन भी सेम है तो ये जो ED है इसको हम AB के इक्वल कह सकते हैं कि नहीं। ये पेन चेंज किया जाए, इसको AB और AD डायरेक्शन सेम हो गई, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, AB के बराबर है, इतना कह सकते हैं। अब उससे क्या बेनिफिट होगा हमारा कि AE प्लस ED कहाँ है, AE प्लस ED का मतलब क्या है, AB AE प्लस, समझिएगा, AE प्लस ED को क्या कह रहे हैं हम लोग, AB, तो यानी कि ये दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD के बराबर होगा। तो ये दोनों हमारा AD के इक्वल हो गया, कितना हो गया, AD के इक्वल हो गया। एक AD ये लिखा है, ये लिखा रहने दो। अब बचा AC और AF। AF को CD कह सकते हैं कि नहीं, AF को बताइए ध्यान से। ये AF है और सेम डायरेक्शन में ये CD है, तो CD और AF एक ही बात हुई, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो AF की जगह हम लोग CD कह सकते हैं। तो CD कह दिया तो ये AF के बराबर हो गया। अब फिर से देखिए AC प्लस, किसकी बात कर रहे हैं, AC और AF की। AC प्लस AF ये वाला, ये AF,
तो ए सी प्लस ए अब बराबर कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, यानी कि ए डी के बराबर हो गया। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये दोनों को मिक्स कर दो तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, ए डी के। अब क्या बचा, ये दोनों मिक्स करके ए डी हो गया, ये दोनों मिक्स करके ए डी हो गया। अब बचा केवल ए डी, तो ये जो केवल ए डी बचा है इसको अलग से लिख दीजिए। ए डी कितने ए डी हो गए, 3 ए डी। तो साफ साफ दिख रहा है जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी किया, इसमें भी किया, पहले क्वेश्चन में भी आंसर 3 आ रहा था और इसमें भी आंसर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ए डी इज इक्वल टू लेमडा ए डी। साफ साफ दिख रहा है, लेमडा पूछ रहा है, लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, 3। देख लीजिए ध्यान से, हेक्सागन, हेक्सागन में जो भी डायरेक्शन है रेगुलर हेक्सागन है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसकी वैल्यू जो ए डी की वैल्यू होती है वो इसकी डबल होती है, इसकी जो है डबल होती है बी सी की। यानी कि अगर हम इसे वेक्टर x कहें तो ये वेक्टर कौन सा होगा, 2x, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, तो ये 2x हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, इसमें हम डायरेक्ट फिगर बना रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, ए बी सी डी ई एफ, और ए बी इज इक्वल टू ए दिया है, बी सी इज इक्वल टू बी दिया है, और आपसे ए ई, ये नहीं, ए ई की वैल्यू पूछ रहा है। बस आंसर ए और बी वेक्टर के ही टर्म में है, ए ही आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। किसकी बात कर रहा है, ए ई की बात कर रहा है। आपको ध्यान से दिख रहा है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, आपसे ए ई पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे ए ई को, हमें ये डायरेक्शन तो पता नहीं है, हमें कौन कौन सी डायरेक्शन वाली पता है, ये पता है, इसको हम ये कह सकते हैं, ये पता है, यानी कि ये पता, हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए ई चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, ए से डी को मिला देते हैं। जो ए डी है ये इसका 2 टाइम्स होगा, बी सी का 2 टाइम्स होता है, ये याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, देखिए ये और ये डायरेक्शन सेम होती है। तो हेक्सागन की क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, आपको रेगुलर हेक्सागन में ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो डायगोनल है ए डी, ये इसके पैरेलल होगा और इसका 2 टाइम्स होगा। पैरेलल होगा तो वेक्टर बी हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल होता है इसका, इसलिए 2b कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। डायगोनल, ये जो बीच वाला डायगोनल होता है ये इसका पैरेलल है, तो इसका 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड होता है, तो 2b हो जाता है, ये याद रखिएगा। अब ये वेक्टर a है, इस डायरेक्शन में है ए बी, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग इसे भी वेक्टर a कह सकते हैं कि नहीं, डायरेक्शन सेम है देखिए, और मैग्नीट्यूड भी जितना ये है उतना ये है, यानी कि ये वेक्टर a है तो ये भी वेक्टर a हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ए ई की। अब आपको साफ साफ ये दिख रहा है यहाँ पर कि ए ई प्लस ई डी का मतलब वेक्टर a, ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी है कि नहीं है, ये इसको हम अभी ई डी लिख रहे हैं। ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी है कि नहीं, देखिए ई मिक्स हो जाएगा तो ए डी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये वेक्टर का रूल होता है। ई मिक्स हो गया तो कितना बचा, ए डी, वही तो लिखा हुआ है ए डी। तो ए ई प्लस ई डी इज इक्वल टू कितना होता है, ए डी होता है, ये लिखा हुआ है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ए ई आ जाएगा। क्या वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से, सही वैल्यू पुट कर दीजिए। ए ई हमें फाइंड आउट करना है, ए ई को ए ई रख कर रहने दीजिएगा। ई डी ए के बराबर है और ए डी 2b के बराबर है, 2b लिख दीजिए। हमें पूछ रहा है ए ई, हम लोग से क्या पूछ रहा है, ए ई। ध्यान से देख के बता दीजिए आंसर जल्दी से। ए ई की वैल्यू क्या 2b माइनस ए आ जाएगी, बिल्कुल सर बिल्कुल आ जाएगी। यही आंसर आ गया आपका 2b माइनस, गलत हो गया, ये b है, 2b माइनस ए, तो कितना आ जाएगा, 2b माइनस ए आ जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। चलते हैं चौथे क्वेश्चन। देखिए है कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथे क्वेश्चन में है, कह रहा ट्रायंगल ABC में
क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू B और D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड AB एंड AC। तो हम फिगर बना दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रायंगल ABC में AB कितना है A, AC कितना है AB A है, AC B है। D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ D ये है E ये है, D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब आपसे कह रहा है वेक्टर DE कितना होगा, ये पूछ रहा है। याद रखिएगा D और E मिड पॉइंट दिया है। अगर ये वेक्टर AB, यानी डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, AB ये है, AB A दिया है तो AD, चूंकि मैग्नीट्यूड D द मिड पॉइंट ऑफ AB, D मिड पॉइंट है तो ये मैग्नीट्यूड भी हाफ हो जाएगा, AD क्या होगा AB का आधा होगा। लेकिन ये वेक्टर A था तो ये A बाई A में ना लगाइए क्योंकि नहीं लगा है, लगा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, ये A बाई 2 हो जाएगा। AC आपका B दिया है तो ये मिड पॉइंट है यानी कि ये AE हाफ हो जाएगा, तो हम AE लिख रहे हैं तो AE कितना हो जाएगा B बाई 2। AE कितना B बाई 2, AD कितना है A बाई 2। हम लोग से क्या पूछ रहा है DE, यानी कि ये पूछ रहा है DE कितना हो जाएगा। अब बताइए AD प्लस DE बराबर AE होगा कि नहीं होगा, दोनों तरीके से देख लीजिए, फिगर से भी देख लीजिए और ऐसे भी समझ लीजिए। क्या हमने बोला, हमने ये बोला AD प्लस DE, देखिए DD मिक्स हो जाएगा, AE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर बिना फिगर के भी समझेंगे तो समझ में आ रहा है, DD मिक्स हो गया तो AE आ गया कि नहीं आ गया, ये AE लिखो। तो AD प्लस DE किसके इक्वल होगा, AE के इक्वल हो गया। और फिगर से भी देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट A है, A से D तक गए AD हो गया, D से E तक गए DE हो गया, तो A से E तक पहुंच गए तो स्टार्टिंग पॉइंट A एंड पॉइंट E, तो ये AE के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, हमें जो पता करना है, हमें DE पता करना है। बताइए AD को कितना लिख दें, AD A बाई 2 है, AD A बाई 2 है प्लस DE D, AE कितना है AE है B बाई 2। बस DE आपसे पूछ रहा था, देखो ध्यान से देख लीजिए, DE का आंसर आ गया। D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा B बाई 2 माइनस A बाई 2। कोई दिक्कत, बस यही आपका आंसर है, B बाई 2 माइनस A बाई 2। ध्यान से दिख रहा है, देख लीजिए, लिख लीजिए इसको अच्छे से, याद रखेगा। चलते हैं चौथे, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन में भी एक फिगर बना के हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5वें क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ये A है, ये C है, इस पे एक पॉइंट B इस प्रकार है कि A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B दिया है। कह रहा है AC इज इक्वल टू 3AB। क्या मतलब हुआ, AC की वैल्यू है वो AB का 3 टाइम्स है, यानी कि AB अगर 1 है तो AC कितना होगा 3 है, ये क्वेश्चन में दे रहा है। तो आपको C का पोजीशन वेक्टर बताना है, जल्दी से बता दीजिए। C का पोजीशन वेक्टर आपसे पूछ रहा है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। अब देखिए, अगर आपसे C का पोजीशन वेक्टर पूछा है तो C का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए C है, लेकिन हमें A और B दिया है तो A और B के टर्म में आंसर बताना होगा। कितना हो जाएगा, AC को C माइनस A लिखेंगे, बिल्कुल OC माइनस OA लिखेंगे, मतलब C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, OC माइनस OA लिखो। C का पोजीशन वेक्टर OC से डिनोट कर रहे हैं, A का पोजीशन वेक्टर OA से डिनोट कर रहे हैं। तो C का पोजीशन वेक्टर OC कितना है C, और A का पोजीशन वेक्टर OA कितना है A। लेकिन हम O वर्ड नाम नहीं यूज कर रहे हैं, O नहीं बोल रहे हैं, हम सीधे से कह रहे हैं AC क्या हुआ, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल इसी प्रकार 3 इंटू AB क्या होगा, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर B, A का पोजीशन वेक्टर A। हमें C की वैल्यू चाहिए थी, C माइनस A इज इक्वल टू 3B माइनस 3A। A और उधर चला गया तो C आ जाएगा, 3B प्लस A हो जाएगा तो माइनस 2A आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया, ध्यान से देख लीजिए। C इज इक्वल टू कितना आ गया, 3B माइनस 2A। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में MN फार्मूला आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, उसका यूज होगा यहाँ पर।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर 2a माइनस 3b और बी का पोजीशन वेक्टर है 3a माइनस 2b। पी पॉइंट एक ऐसा है जो ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू 2:3, यानी ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है, ये कह रहा है। अब कह रहा है पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बताइए पी का पोजीशन वेक्टर बता दीजिए जल्दी से क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। 2:3 में था, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, पी का पोजीशन वेक्टर आपसे पूछ रहा है, बता दीजिए जल्दी से। mn फार्मूले के अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है, याद होगा, कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, इंटरनली बाइसेक्ट करता है तो क्या आंसर आता है, चलिए देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा अपॉन नहीं प्लस 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा अपॉन 2 + 3 हो जाएगा, होता है पी का पोजीशन वेक्टर। तो पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये हम लिख रहे हैं। पी का पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, मान लो पी मान लेते हैं, कितना होगा 2 × दिस, जैसे mn फार्मूला में करते हैं, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है 2:m/n के रेशियो में, तो क्या करते थे m × दिस प्लस n × दिस इज इक्वल अपॉन में m + n, वही आंसर आ जाता था, वही काम कर रहा है। तो 2 × दिस करेंगे कितना आ गया 6a माइनस 4b, फिर इतना इंटू इतना करेंगे प्लस 6a माइनस 9b अपॉन 2 + 3, 2 + 3 कितना हुआ 5, जल्दी से बता दो कितना, 6 × 6 12, 12a माइनस 9 × 4 13 माइनस 13b अपॉन 5, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर 12/5a माइनस 13/5b, ये आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह के फार्मूले जो हम लोग कोऑर्डिनेट में यूज करते थे वो हम लोग को फार्मूले यहाँ भी यूज करना पड़ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं 3 वेक्टर हैं, लेकिन हम आपको बिना आई जे के फॉर्म में लिखे बता रहे हैं, ठीक है, बिना आई जे के फॉर्म में लिखे आपको बताएंगे। चलिए ए बी सी पॉइंट था, ए है, बी है और सी है। कह रहा है ए पॉइंट आई -2j -8 के, यानी कि 1, -2, -8, इसका मतलब हुआ पिछले लेक्चर में बताया था आई -2j -8 के, और बी पॉइंट कितना है 5 0 -2, इसी प्रकार सी कितना है 11 3 7, यानी 11i + 3j + 7 के। अब कह रहा है कि द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी इज, यानी कि बी किस रेशियो में ए सी को डिवाइड करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया कि जो बी है वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लीजिए बी ए सी को k/1 में डिवाइड करता है। अब चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, पहला वाला कर लीजिए 11a, देखिए दोनों तरीके से बता रहे हैं, 11k प्लस वही mn फार्मूला है 1 × 1 + 1 अपॉन k + 1, ये पहला वाला आएगा, यानी कि 5 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्लस 5k + 5 इधर आ गया, 4 1 उधर चला गया, देखते जाइए ध्यान से, 2/3 k/1 है, तो k/1 का मतलब हुआ 2/3/1, इसका मतलब हुआ 2/3। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इससे भी एक बेटर तरीका है, 2/3 सभी को दिख रहा है 2:3 तक, इससे भी एक बेटर तरीका वो हम आपको समझा रहे हैं। बेटर तरीका ये है कि अगर ये बीच में 0 आपको दिख रहा है तो ये वाला अप्लाई कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा और अच्छा जल्दी आंसर आएगा। तो बीच वाला अप्लाई करने का मतलब k का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3k, 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे -2k, -2 हो जाएगा। अपॉन में कितना लिखना है, k + 1 लिखना है। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0, क्योंकि बीच में क्या है 0 है। 0 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 हो गया, तो 3k = 2 हो गया, ये तो पूरा इधर चला गया 0 हो गया।
3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब 3k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। हमारा आंसर था k इज टू 1 यानी 2/3 इज टू 1, यानी कि इसी को हम लोग कह सकते हैं 2:3। तो ये सेकंड वाला स्टेप ज़्यादा बेटर है, तो आप चाहे पहले वाले से लगाइए चाहे दूसरे वाले से, आंसर सेम आएगा। बेटर कौन सा रहेगा? सेकंड वाला। अगर आपको एक भी जीरो दिख रहे हैं तो जीरो वाला टर्म उठा लो, उससे कर लो, बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां में कह रहा है कि दो वेक्टर P और Q हैं जिनके बीच है एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री के बीच में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर P ये है और एक Q है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। इनका जो रिजल्टेंट है, जो भी जहाँ भी रिजल्टेंट आएगा, वो कह रहा है √7Q है, √7Q है रिजल्टेंट। तो आप बता दो P/Q कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर दो फोर्स किसी एक पॉइंट में लग रहे हैं, डायरेक्शन चेंज है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। cos थीटा में थीटा है P और Q के बीच का एंगल। क्लियर हुआ? रिजल्टेंट कितना दे रहा है? √7Q। एक काम करें, होल स्क्वायर कर दे, यहीं पर होल स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, यानी R²। R का स्क्वायर करेंगे, √7Q है, R है कि नहीं है, ये रिजल्टेंट है। तो √7Q का स्क्वायर करेंगे तो 7Q² आ जाएगा इज इक्वल टू P² + Q² प्लस, ये बताइए cos 60 आएगा। cos 60 1/2 होता है, 2 कैंसिल हो गया तो खाली PQ बचा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? होल स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, फिर बाकी वैल्यू पुट कर दी। थीटा 60 डिग्री था, cos 60 1/2, 2 कैंसिल हो गया तो खाली PQ बचा, और ये था √7Q, तो इसका स्क्वायर है। Q इधर ले आओ तो 6Q², या एक काम करो यहीं पर Q² से डिवाइड कर दीजिए। अगर क्योंकि हमसे P/Q पूछ रहा है, तो 7 इज इक्वल टू P²/Q²। Q² से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, Q² से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ पे रखिए किससे डिवाइड किया? Q² से डिवाइड किया है। किससे? Q²। क्यों? क्योंकि हमें P/Q चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, एक काम करते हैं, P/Q को x मान लेते हैं। लेट P/Q इज इक्वल टू x। ठीक है, P/Q को x मानेंगे तो ये x² हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसी को। P/Q को अगर हमने x माना है तो ये x² आ गया, P/Q को x माना है तो ये x हो गया। 7 इधर आ जाएगा तभी तो बराबर यहाँ 0 आएगा, x² + x, और ये इधर आ गया तो -6 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 6 + 3 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, सब्ट्रैक्ट कर दे 1 आए, फैक्टर होता है 3 2, इसको लिखेंगे 3 - 2, तो उससे ये आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब x इज इक्वल टू 2 आया, यानी कि P/Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। यही हम लोग से पूछ रहा था। x इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगी 2, एक आ गई x इज इक्वल टू -3। x क्या था? P/Q था, यानी कि आंसर 2 भी सही है, -3 भी सही है, लेकिन रिजल्टेंट माइनस हो नहीं सकता है। इसलिए जब हम फाइनल आंसर देंगे तो P/Q इज इक्वल टू केवल प्लस वाला देंगे तो आंसर केवल 2 आएगा, -3 इससे नहीं आएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? केवल 2 आएगा। आपको आंसर केवल 2 देना है ऐसे केस में। क्लियर? इसका एक तरीका और था, ऑप्शन अगर देते हैं हम 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन देते हैं तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन से चेक कर सकते थे, लेकिन इतना काम आपको रेड पेन वाला जितना लिखा हुआ है इतना काम तो आपको करना ही करना पड़ता। ऑप्शन से चेक करते हैं, 1 रखते तो बताओ 1 1 2 1 3, यहाँ तो 7 है तो 1 तो गलत हो जाता। 2 रख के देखते, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 1 7, तब आंसर सही आ जाता। 3 रख के देखते, 3 का 9 हो जाता, 9 3 12 ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी गलत, 4 में भी ज़्यादा हो जाएगा, गलत। यानी कि इसके बाद आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है बच्चों, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। 1 2 3 4 चेक करेंगे, आपका 2 में सही है, बाकी सब में गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 मान लीजिए एक मीडियन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, उसमें AD एक माध्यिका है, BE एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब इसका मिड पॉइंट होगा, किसका? AC के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाया है तो मीडियन।
AD मीडियन का मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और AD मीडियन कहलाएगा। इसी प्रकार तीसरी मीडियम इसी पॉइंट से होकर जाएगी इस तरह से, यानी कि अगर आपने AB के मिड पॉइंट F को सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया तो ये आपकी मीडियन कहलाएगी। ये तीनों मीडियन का सम पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन है AD प्लस BE प्लस CF। क्या पूछ रहा है? AD प्लस BE प्लस CF, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। AD BE CF ये तीन माध्यिकाएं दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। AD BE CF ये तीनों मीडियन दिया गया है। तो AD जो मीडियम की वैल्यू होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। AD जो मीडियम होता है हम अलग से लिख दें, जो मीडियन होगा वो A से स्टार्ट है। AD कहाँ से स्टार्ट है? ये AD है, A से स्टार्ट है, तो ये AB प्लस AC बाई 2 होगा। क्या होगा? AB प्लस AC बाई 2। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मीडियन AD होगी वो क्या होगी? AB प्लस AC बाई 2 होगा। डायरेक्ट याद रखना, अगर डेरिवेशन करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फालतू में 7-8 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो वो 7-8 लाइन ना लिखना पड़े उसके लिए डायरेक्ट ये याद रखिएगा। तो AD की जगह क्या लिख दीजिए? AB प्लस AC बाई 2। इसी प्रकार BE को क्या लिखेंगे? BE है तो B से स्टार्ट है, BE को क्या लिखेंगे? B से स्टार्ट है BE। BC प्लस BA याद रखिएगा, BC प्लस BA बाई 2। BC ये BC प्लस BA बाई 2। इसी प्रकार अगली मीडियन या माध्यिका क्या है? CF। क्या है? CF। तो CF में भी C से शुरू करो। क्या क्या करेंगे? CB प्लस CA बाई 2। क्या बोला? C से ही शुरू करेंगे, CB प्लस CA बाई 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, 2 सब में एलसीएम आ रहा है, 2 सभी में एलसीएम ले लीजिए। ये लिखा है AB, ये लिखा है AC, ये लिखा है BC। अब BA को लिख दीजिए माइनस AB, कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। CB को लिख दीजिए माइनस BC, बिल्कुल कह सकते हैं। AC माइनस CA क्या है? माइनस CA लिखा है ना, तो माइनस AC। ये बात समझ में आई कि नहीं? लास्ट के तीनों को पलट दीजिए तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब यहाँ इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो सारे कैंसिल हो गए। क्या कैंसिल हो गए? AB से AB, AC से AC और BC से BC सब कैंसिल हो गए। नीचे 2 रहने दो, 0/2 कितना आ गया? 0। लेकिन इसका आंसर 0 भी हो सकता है, और अगर वेक्टर में दिया है तो क्या कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो अ0 वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, इसलिए इसका सही आंसर जो आएगा वो 0 वेक्टर आएगा। 0 का मतलब ये नहीं कि केवल 0 लिख दो, अगर 0 वेक्टर दिया और 0 भी दिया है तो सही आंसर 0 वेक्टर टिक करेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर एक 0 वेक्टर टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रायंगल है, पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए, ट्रायंगल ABC में ABC के वर्टेक्स दिए हैं। अगर A के वर्टेक्स 3i प्लस 4j प्लस 5k दिया है तो उसको 3,4,5 कह सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी इसी तरह लिख रहे थे, आज भी इसी तरह लिखेंगे हम लोग। 4,-3,-5 C आ गया 7,1,0। अब इसका आपको पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग बताना है। तो चलिए जल्दी सभी भुजाओं का योग बता दीजिए क्या आएगा। कैसे करोगे? सोच समझ के करोगे। क्या करोगे? पहले इसकी डिस्टेंस निकालोगे, फिर इसकी डिस्टेंस निकालोगे, इसकी डिस्टेंस निकालोगे, सबकी डिस्टेंस करके सम कर दोगे। अब इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकलेगी ये देखते हैं। पहले तो ये बताइए ये वेक्टर क्या है। ये वेक्टर पता करो कि जो BC वेक्टर है वो क्या है, फिर उसको मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे। तो जो BC वेक्टर होगा वो OC माइनस OB लिखेंगे कि नहीं? BC वेक्टर क्या होगा? OC माइनस OB, यानी C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। तो चलिए लिखते हैं 7 - 4 कितना आया? 3। 1 - 3 कितना हो जाएगा? 4। 0 - 5 कितना हो गया? 5। ये तो ये हो गया 3, 4, 5। इसी प्रकार अब AB निकाल लो चाहे BA निकाल लो, चूंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमने क्या निकाला? BC निकाल लिया।
एक काम करो, ए बी निकाल लो, ए बी निकालोगे तो 3 - 4 आएगा -1, 4 माइनस नहीं, अगर ए बी निकाल रहे हो तो बी -a करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं फिर, मान के चले हम लोग बी ए निकाल रहे हैं, तो अगर बी ए निकालेंगे तो ओ ए माइनस ओ बी करना पड़ेगा, यानी 3 - 4 -1, 4 - 3 यानी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 5 5 10 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अगले वाले में भी इसी प्रकार, चाहे ए सी निकाल लो चाहे सी ए निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वेक्टर मिलने के बाद हमें मैग्नीट्यूड में अंडर रूट के अंदर जब स्क्वायर लिखते हैं तो सेम आता है, चाहे सारे प्लस के हों चाहे सारे माइनस के हों, मतलब साइन अगर सबके चेंज भी हो जाएंगे होंगे तो सबके चेंज होंगे, तो स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मान लीजिए ए सी निकाल रहे हैं, तो सी - a करोगे तो 7 - 3 4, 1 - 4 -3 -5। चलिए ये तो वेक्टर आ गया। अब इन सब का मैग्नीट्यूड जल्दी से लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 100 × 50, 150 आया। समझ गए ना कैसे? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसका कितना आ गया? 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 50, ये तो 50 ही आ रहा है। इसका कितना आया? इसका भी वही आएगा अंडर रूट 50। तो बस हमारा आंसर यही आ गया, रूट 150 प्लस रूट 50 प्लस रूट 50, ये आंसर आ जाएगा। इसको और थोड़ा कायदे से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पेरीमीटर है, सम ऑफ ऑल साइड्स है, कैसे और क्या लिख सकते हैं इसको? रूट 50 प्लस रूट 50 प्लस रूट 150, बताइए। ठीक है, 3 - 1 कहीं गड़बड़ तो नहीं है? 4 5 5 10 लिखा सब सही है, सब बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए इनका सम करते हैं। इनका सम कैसे किया जाए? ये रूट 3 है, इसको यही आंसर आ जाएगा अगर इसका सम करते हैं। 3 4 5 है, 7 - 4 3 हो गया, 1 - 3 यानी कि +4 5, ये तो सही लिखा है। 7 - 3 4 हो गया, 1 - 4 -3 हो गया, 0 5 -5 आ गया, ये भी सही है। 150 150 150। अब इसका आंसर क्या लिख दें? यही आंसर आ जाएगा। रूट 3 अलग तो हो जाएगा, रूट 50 कॉमन भी आ जाएगा, लेकिन रूट 3 + 2 आंसर आएगा, फिर सही आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यही दिया है, क्वेश्चन चेंज तो नहीं है क्योंकि ऐड नहीं हो पा रहा है। 3 4 5 ऊपर है, 4 - 3 -5 नीचे है, 7 1 0 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जो भी आंसर आएगा आपको इसी प्रकार से टिक करना होगा। ये कैसे लिख दिया है? ये रूट 3 × रूट 50 लिखा, रूट 50 प्लस रूट 50 प्लस रूट 50, मतलब इस तरह से है। ये तो 2 रूट 50 हो गया, ये रूट 3 × रूट 50 आ गया, तो रूट 50 कॉमन ले लिया, इससे रूट 3 बचा, और ये जो मिक्स होकर 2 रूट 50 थे 2 कॉमन आ गया। ये आंसर आ जाएगा। बस यही आंसर है आपका, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, बस यही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। अगर कायदे से सम हो रहा होगा तो कायदे से कर दिया जाएगा, इसमें जैसा हो रहा है वैसे करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ए दिया है, बी दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में ए है और बी है। वेक्टर ए है 1, 2, 2, वेक्टर बी है 3, 6, 2। कह रहा है देन अ वेक्टर in the direction of A and having magnitude as B is। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर बता दीजिए, आप जल्दी से एक ऐसा वेक्टर बता दीजिए जिसकी डायरेक्शन ए के बराबर हो। डायरेक्शन कैसी है? ए के बराबर हो, लेकिन मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो। तो डायरेक्शन ए के बराबर है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो के 1, 2, 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना? बी के बराबर। तो हम पहले ये चेक करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उससे डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा 1, 2, 2, बताओ अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 आ गया। बताइए
ये कितना वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, 3। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, जल्दी से चेक करिए। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कितना दिख रहा है, 9, 36, 4, 40, 9, 49 यानी 7। तो एक वेक्टर ये बी है, ये ए वेक्टर मान लीजिए, ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7। तो हमें एक वेक्टर ए बनाना है, यानी कि ए का पैरेलल होना चाहिए, ए की तरह होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड बी के बराबर होना चाहिए। यानी कि कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस 7 होनी चाहिए, ये आपसे कह रहा है। तो हमने ये लिख दिया 1,2,2 डायरेक्शन ए की तरह होगी, और मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए, यानी कि 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया। किसका मल्टीप्लाई कर दें, 7 का। तो आंसर क्या आ गया, जो सही आंसर आया वो आपका ये आया 7/3 I + 2j + 2k। ये डायरेक्शन है, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, 3 से डिवाइड करने का मतलब है जो ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर हो गया, 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना करना है, 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 क्यों, क्योंकि b का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका मैग्नीट्यूड 7 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो वही एक वेक्टर ऐसा बताना था। आंसर आ गया 7/3 I + 2j + 2k। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, देखिए सब। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ज़्यादातर लोगों को आइडिया होता है कैसे लिखते हैं, सीख लीजिए। एक ही क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन किसकी बताना है, 3i - 4j + 5k। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, क्या किसकी बात करते हैं, दिक्कोज्या। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये समझते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है 3/√3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बताइए, 16 9 25, 25 और 25 50, यानी कि √50 आ जाएगा। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन का पहला वाला आया। दूसरा वाला -4 लिखना वही √, इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर, यानी कि इसमें भी √50 आ जाएगा। और अगले वाले में भी अगले वाले में क्या है, 5, यानी कि 5/√50 आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं। बस यही डायरेक्शन कोसाइन होता है, बस यही चीज़ आपको याद रखना है और कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यही है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन सभी को समझ में आ गया। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में A क्रॉस B की बात कर रहा है। A क्रॉस B कैसे पता करते हैं, A क्या है B क्या है देख लेते हैं। पहले इसको रब कर देते हैं। A क्रॉस B की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13। A गिवन है 2,2,-1 यानी कि 2i + 2j - k दिया है, और वेक्टर B गिवन है 6i - 3j + 2k यानी कि ये दिया है। अब आपसे A क्रॉस B पूछ रहा है, जल्दी से वेक्टर A क्रॉस B बता दीजिए। यही आपका आंसर क्या आएगा, i j k के फॉर्म में आएगा। जब भी A क्रॉस B पूछेगा आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप मैट्रिक्स की तरह डिटरमिनेट की तरह सॉल्व कीजिए। कैसे, i j k लिख दीजिए, 2 2 - 1 लिख दीजिए, 6 - 3 और 6 - 3 2 लिख दीजिए। बिल्कुल इस तरह से लिख दीजिए। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, i लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे, i लिखेंगे सबसे पहले। चलिए यहीं नीचे लिखते हैं, i लिखा। मल्टीप्लाई i का जब करेंगे तो ये वाली रो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो हट जाएगी। इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 4 - 3। ठीक है, -j लिखेंगे। फिर अगला क्या आएगा, -j लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई इससे 4 - इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि +6 हो जाएगा। क्योंकि ये -6 आएगा, वो माइनस +6 हो जाता है। ये प्लस में होता है, ये j वाला बस माइनस का होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह अल्टरनेट साइन चलते हैं। ये वाला प्लस का क्या आ गया, क्या आएगा आगे देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे -6 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे -12, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आंसर क्या लिखा हुआ है ध्यान से लिख लीजिए। 1 आएगा, फिर -10 आ रहा है, फिर -18 आ रहा है। बस यही आंसर आ गया, यानी कि -i -10j माइनस का ये भी है, तीनों माइनस के हैं। ये वाला प्लस का है, 4 - 3 1 होगा, इसलिए i -10j और
18K, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग से जो पूछ रहा था A क्रॉस B, आंसर आ गया I माइनस 10J माइनस 18K। क्लियर है। आते हैं, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लोगों को कुछ लोगों को प्रोजेक्शन का मतलब नहीं पता होता है, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, उसका कोई फार्मूला नहीं पता होता। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम ये लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा। एक वेक्टर है I माइनस 2J प्लस K, इसका प्रोजेक्शन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, किसका प्रोजेक्शन कह रहा है, प्रोजेक्शन किस पर कह रहा है ये देखते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब प्रक्षेप होता है, किस पर कह रहा है, 4I माइनस 4J प्लस 7K पर क्या है। सिंपल सा हमने लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। कह रहा है इसका प्रोजेक्शन बताना है और इस पर बताना है। तो अगर हमें इस पर बताना है, ये A मान लीजिए और ये B मान लीजिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस प्रोजेक्शन की बात है। तो A डॉट B अपॉन किस पर प्रोजेक्शन बताना है, B पर बताना है। तो जिस पर प्रोजेक्शन बताना होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे रखते हैं, यानी कि मॉड ऑफ B नीचे रखेंगे, B का मैग्नीट्यूड A का नहीं रखेंगे। अगर इस पर बताना होता तो नीचे लिखते हैं। तो जिसका प्रोजेक्शन बताना है उसको बिल्कुल भी नहीं टच करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस पर प्रोजेक्शन बताना है, कि इस पर प्रोजेक्शन बताना है, किसका, इसका बताना है प्रोजेक्ट, तो इस वाले का जिस पर बताना है उसको नीचे डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब A डॉट B कितना होगा, चलिए देखते हैं। ये क्या लिखा, 1 इंटू 4, 4 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा। 1 इंटू 7 प्लस 7 आ गया। नीचे मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ B बताइए जल्दी से कितना आएगा। मॉड ऑफ B यानी कि उसका मॉड कितना आएगा, 16 16 32 32 49 81, रूट 81 का मतलब 9 आ गया। बताइए, रूट के अंदर होता है ना 16 प्लस 49, रूट के अंदर 81 आएगा। तो रूट के अंदर 81 का मतलब क्या होगा, 19 लो 9, ऊपर 8 4 12 7 19 यानी 19 बाई 9 यानी कि 9 दूनी 18, 2 सही 1/9, ये आंसर आ जाएगा। बस यही पूछ रहा था, यही आंसर आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है, याद रखिएगा। है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब समझ में आए कि जिस पर प्रोजेक्शन पूछ रहा है उसका डिवाइड कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं क्या दिया गया है। क्या कह रहा भाई, 15 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस 5K, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। B जो दे रहा है वो कह रहा है MN12, A क्रॉस B क्या कह रहा है, 0 है। तो कह रहा है MN की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। चलिए बताइए, थोड़ा हट के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, A क्रॉस B 0 है। अगर A क्रॉस B 0 है तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि A क्रॉस B का मतलब A भी साइन थीटा होता है और A और B तो 0 है नहीं, तो यानी कि साइन थीटा 0 होगा, और साइन थीटा 0 होने का मतलब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन होंगी। तो याद करिए, याद रखिएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट आपको 0 कहा जाए तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। A और B कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 कहा जाए तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है, समांतर है। ये चीज़ याद रखिएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, पैरेलल मतलब समांतर। तो इस बार A क्रॉस B 0 दिया है, यानी कि दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन लिखाई थी, A इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा B होता है। पिछले लेक्चर में बताया था A इज इक्वल टू कितना होता है, लेमडा B होता है पैरेलल। या फिर पहले का 2 गुना होगा या 3 गुना होगा या 4 गुना। भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें 3/7 आ रहा था कि 7/3, 7/3 आ रहा था, बाकी A वेक्टर वही था। क्यों, क्योंकि पैरेलल था, तो 7/3 टाइम्स था। तो वहाँ कह सकते हैं लेमडा की वैल्यू 7/3 है। B नहीं था, मतलब वेक्टर आपका था जो भी बताना था। अब यहाँ अगर पैरेलल है तो इसका रेशियो सेम होगा, यानी कि या फिर ये 2 गुना होगा या 3 गुना, -5/12, यानी कि इसका रेशियो सेम होना चाहिए। तो रेशियो सेम होने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2/m इज इक्वल टू 3/n इज इक्वल टू -5/12।
कहने का मतलब अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा, तो रेशियो 1/3 1/3 1/3 रेशियो सेम होगा, ये कहने का मतलब है। क्लियर हो गया कहने का मतलब। अब देखिए हमें m और n चाहिए, तो इसको इसके बराबर कर दो सबसे पहले। तो 2/m इज इक्वल टू अगर -5/12 लिखोगे तो m इधर आ गया, ये इधर आ गया, ध्यान से देखो m इधर आ गया, ये इधर आ गया, 12 दूनी 24, 5 नीचे चला गया, तो -24/5 m की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी प्रकार अगर इसको इसके बराबर करोगे, इसको इसके बराबर करोगे, ध्यान से देखते जाइएगा, इसको इसके बराबर करोगे तो 3/n इज इक्वल टू, वो तो दिख ही रहा है -5/12 है, 12 3 36, n उधर ले जाओ तो n बराबर कितना हो गया 36/-5 यानी -36/5। m और n की वैल्यू पूछ रहा था, अगर m n कॉमा करके इस तरह से लिख देता कि ये क्या होगा तो आंसर आएगा m है -24/5 n है -36/5, ये आंसर आ जाएगा। m, n पूछ रहा है, m, n आ गया, आंसर है -24/5 और -36/5। क्लियर हुआ। तो आज हम लोग ने इस तरह के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मतलब कई सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते होंगे, आपने कई एग्जाम्स दिए भी होंगे कुछ लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्स, तो आज हम लोग ने वेक्टर पढ़ा, वेक्टर में काफ़ी कुछ सीखा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखिएगा, पहला पूरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा। पहले वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन कराए थे, इसमें 15 क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नए किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।